चलिए। हम कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन वर्ल्ड हिस्ट्री फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एंड आज हमारा 11th लेक्चर है। एंड 11th लेक्चर का मतलब होता है कि इससे पहले हमने 1 2 3 करते करते टोटल 10 लेक्चर्स वो कंप्लीट कर लिए हैं। एंड वी होप उन 10 लेक्चर के जो नोट्स हैं वो आपके वेल प्रिपेयर्ड होंगे और ये सारे के सारे लेक्चर्स आपके वेल रिवाइज्ड होंगे। यस सर, सारा का सारा ना सर हमारे बिल्कुल बहुत ही अच्छा रिवाइज है। सबके नोट्स बन चुके हैं। आज सर आप हमको बस जैसे सर आपने इटली वाला पूरा कंसेप्ट बताया था ना, हाँ सर, वैसे के वैसे ना सर इंटरेस्टिंग वे में मजेदार वे में कहानी सुनाते हुए हमको ना सर यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी जो है वो सर पढ़ा दो ना। सर ना। हाँ ना। सर ना क्यों कह रहे हो सर? वैसे मजेदार तरीके से पढ़ाओ ना। ना नहीं पढ़ाऊंगा। सर ऐसा क्यों कह रहे हो आप? क्योंकि सारे दिन वही थोड़ी ना करते रहेंगे, एक ही कहानी है कितनी बार गाएंगे? सर एक ही कहानी है, हाँ एक ही कहानी है कितनी बार गाओगे? सर मतलब वही बस कैरेक्टर बदल जाएंगे, जगह बदल जाएगी, बाकी कहानी पूरी वही है। सर ऐसा मत बोलो सर, हमको चाहिए कुछ अतरंगी सा, इसमें भी कुछ नया सा हो, सस्पेंस हो, थ्रिलर हो। बेटा नहीं है, क्या करें? सर नहीं है, हाँ नहीं है, वैसा का वैसा है। सर तो इसको बस कुछ नहीं, पढ़ करके खत्म कर दो। सर पढ़ करके खत्म कर दे, हाँ पढ़ करके खत्म कर दो। तो सिंपल सिंपल इसको पढ़ना है, खत्म कर देना है। इससे ज्यादा इसमें और कुछ स्टोरी है ही नहीं। सर ना एक काम करते ना, तो मैं रहने देता हूँ सर, मैं सेम टू सेम जो है वो लिख करके आ जाऊंगा कहानी एग्जाम में। बेटा इतना आसान भी नहीं है। एटलीस्ट तुम्हें कैरेक्टर के नाम, तुमको जो हेडिंग्स होगी, तुमको जो स्टोरी होगी, वो पूरा पता होना चाहिए। बाकी जो कहानी जो है ना वो आपके पास यहाँ पे सेम चलती है, वही कहानी जो यहाँ पे भी चलेगी। एक्चुअली आप देखोगे तो ये एंटायर यूरोप की कहानी है और यूरोप में उस टाइम में आपके पास यही चला था। क्या चला था सर? कि पहले फ्रांस की रिवॉल्यूशन हुआ था। सर मैं बताता हूँ क्या। सर फ्रांस में किसी को छींक भी आई तो पूरे यूरोप को जुकाम लग जाएगा। यस, यही कहानी चलती है आपके पास यहाँ पे। कि फ्रांस में पहले रिवॉल्यूशन होता है, रिवॉल्यूशन की आग सब तरफ आपके पास यहाँ पे फैलती है। फिर आपके पास नेपोलियन है जो सारी की सारी टेरिटरीज को इधर उधर है ना कर देगा आपके पास यहाँ पे। एम आई स्टक? एम आई स्टक? नहीं ना। हम्म। तो वो सारी की सारी टेरिटरीज को इधर उधर कर देगा। फिर क्या होगा सर? फिर वियना कांग्रेस बुलाई जाएगी। फिर वियना कांग्रेस कहेगी कि भाई हमको फ्रांस को इतना पावरफुल नहीं होने देना है, हम फिर से रीस्टोर करेंगे, फिर से मोनार्की को लेकर के आना है। पहले आपने इटली की बात करी थी, अब हम यहाँ पे जर्मनी की बात कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो पहले इटली के स्टेट्स थे, अब जर्मनी के स्टेट्स हो जाएंगे। पहले इटली के किंग थे, अब जर्मनी के किंग हो जाएंगे। पहले इटली को फ्रांस और ऑस्ट्रिया ये दोनों आपस में कंट्रोल करना चाहते थे, अब जर्मनी को कौन कंट्रोल करना चाहेगा? एक तरफ ऑस्ट्रिया और एक तरफ प्रूशिया। ठीक है, ऑस्ट्रिया एंड प्रूशिया। बस इतनी सी कहानी है, इन दोनों का खेल है और समझना है। और लास्ट में जीत कौन जाएगा? प्रूशिया जो है वो जीत जाएगा। करेक्ट, इन दोनों में से प्रूशिया जीतेगा और फिर लास्ट में जर्मनी तो खैर अपना यूनिफिकेशन जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो कर ही लेगी। तो ये चीज जो है आपके पास यहाँ पे कंप्लीटली होगी। क्लियर यहाँ तक? केस। अब देखो मैं ना थोड़ा सा आपको गेम समझाता हूँ, इसमें होगा क्या। इसमें होता ही है कि पहले ना आपके पास 39 स्टेट्स के लगभग होते हैं जर्मनी के अंदर। उसके बाद आपके पास यहाँ पे क्या होता है, तो क्या कहते हैं ना कि ये सारे आपके पास एक यूनिफाई एक यूनिट होकर के जो है आसपास में जो है सारे के सारे रह रहे होते हैं। उसके बाद नेपोलियन, नेपोलियन के बाद ये वियना ऑफ कांग्रेस वगैरह ये सारी चीजें आपके पास होती हैं। उसके बाद क्या होगा, जब वियना कांग्रेस के बाद इनको वापस इस तरीके से आपके पास एज एन स्टेट छोड़ दिया जाता है, तो प्रुशिया एंड ऑस्ट्रिया इन दोनों के अंदर जो है वो होड़ रहती है कि भाई हम लोग जो है इन स्टेट्स को जो है वो गवर्न करें, इन हम लोग जो है वो इनको जो है वो कंट्रोल करके रखें। बट इसमें प्रुशिया की अगेन वापस आपके पास क्या होगी, डिप्लोमेटिक स्किल्स वगैरह होगी थे ना, जिस तरीके से वो करेगा। तो क्या करता है प्रुशिया, आपके पास एक जो मेन इनका गेम था उस गेम को समझ लो। प्रुशिया क्या करता है, जर्मनी के अंदर ना एक ट्रेड स्टेबिलिटी लाता है। ट्रेड स्टेबिलिटी कैसे लाएगा? कि जर्मन स्टेट्स के साथ में वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करता है कि ये जितने भी ट्रेड, ये जितने भी बाउंड्रीज है, ये जितने भी स्टेट्स हैं, इन सब के साथ जो है हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे। तो उस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के चलते फिर सारे के सारे जितने भी जर्मन स्टेट्स है वो सब कहते हैं कि भाई इधर हमको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मिल रहा है, अच्छे से ट्रेड हो रही है, अच्छे से इकोनॉमी चल रही है, अच्छे से हमारी ग्रोथ होगी। तो सब लोग फिर ऑस्ट्रिया और प्रूशिया में से प्रूशिया की तरफ जो है वो चले जाते हैं। पहले तो ये है, और दूसरी बात आपके पास हो जाता है, एक तरफ नॉर्दर्न जर्मनी बन जाएगा, एक तरफ साउदर्न जर्मनी बन जाएगा। तो नॉर्दर्न जर्मनी को तो उसने ट्रेड के अकॉर्डिंगली इस तरीके से ले लिया। बात होती है साउदर्न जर्मनी की, इसके साउथ का जो पार्ट है जो ऑस्ट्रिया के पास है उसको आप कैसे मिलाओगे? तो उसको फिर वॉर के थ्रू क्या करता है, इधर से फ्रांस के हेल्प ले लेगा और फ्रांस वाले इधर से ऑस्ट्रिया को दबा देंगे और ये फिर इधर से साउदर्न को भी उसमें जो है वो मिला लेता है। इतनी छोटी सी कहानी है, ऐसे ज्यादा कुछ है नहीं। मतलब मेन मेन अब वही, अब इवेंट तो बनाने बैठो तो 3 घंटे इसको डिस्कस कर लो, बाकी 10 मिनट का कहानी है, बाकी इससे ज्यादा कुछ इसमें गेम है नहीं। क्लियर? क्योंकि हमने इसको इतना ज्यादा डिस्कस कर लिया है, ये पूरी टाइमलाइन अब हमको सबको जो है वो याद हो जानी चाहिए।
है ना, हम सबको क्लियर हो जानी चाहिए। इतना सा इसमें है, इससे ज्यादा इसमें कुछ और फंसाना है नहीं आपके पास। तो जो जो चीजें याद करने की है, जो जो चीजें हम लाइन बाय लाइन चलेंगे, नोट्स बाय नोट्स चलेंगे, ताकि आपको एटलीस्ट नोट्स भी पढ़ने को आए, आपको समझ में आए कि नोट्स के थ्रू आपको किस तरीके से पढ़ना है, तो उसको थ्रू जो है हम लोग यहाँ पे इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो समझते हैं क्या चीज आपके पास यहाँ पे होती है। सो लेट्स स्टार्ट यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। हाँ सर, ये पढ़ाओ सर, बस यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी जो है सर हमको ये पढ़ा दो। यस। तो इसमें देखो सीधी सी कहानी है, 9th सेंचुरी आपके पास यहाँ पे होती है। जर्मन स्टेट्स वर बाउंड टुगेदर इन अ लूज पॉलिटिकल एंटिटी एंड नोन एज होली रोमन एम्पायर। सर 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 सर, ये तो डिफरेंट हुआ ना सर। बेटा कहाँ डिफरेंट हुआ? इटली इटली इटली, हाँ सर, इटली में क्या था? सर इटली पहले किसके अंडर में था? बताओ किसके अंडर में था? इटली पहले किसके अंडर में था? याद आ रहा है नहीं आ रहा? इटली पहले किसके अंडर में था? इटली पहले किसके अंडर में था? क्या पढ़ाया था? जल्दी से लिखिए चैट बॉक्स में। इटली पहले किसके अंदर? रोमन एम्पायर, एंशियंट रोमन एम्पायर। ये भी क्या है? होली रोमन एम्पायर। यस सर, ये भी क्या आपके पास यहाँ पे? होली रोमन एम्पायर यहाँ पे आपके पास हो गया। क्लियर सर, सेम टू सेम। यस। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, 1806 के अंदर सर फॉल ऑफ रोमन एम्पायर हो जाता है। फिर क्या होता है सर? वियना कांग्रेस होगी। फिर वियना कांग्रेस के बाद क्या आएगा? यूनिफिकेशन ऑफ द जर्मनी वॉज रेस्ड। सर डायरेक्टली यूनिफिकेशन ऑफ द जर्मनी? अरे बेटा डायरेक्ट नहीं, वो जो जितने प्रोसेस थे वो सब कुछ ऐसे कैसे हुए? मतलब यहाँ पर भी नेपोलियन आएगा, यहाँ पर भी नेपोलियन का इम्पैक्ट आएगा, और यहाँ पे भी नेपोलियन अपने इम्पैक्ट के साथ साथ नेशनलिज्म एंड रिपब्लिकनिज्म की बात यहाँ पे छोड़ के जाएगा। अच्छा सर, सर यहाँ के लोग क्या वहां से नहीं सीखेंगे? अरे क्यों नहीं सीखेंगे? जब नेपोलियन आया तो वो अपने साथ जो भी जुकाम के वायरस थे वो सब लेके आया सर। मतलब जो भी थिंकर्स की बातें थी, वो कहते हैं ना कि फ्रांस में अगर किसी को छींक भी आई तो पूरे यूरोप को जुकाम लग जाता है। ये सब तो वो सारे थॉट वो सब कुछ इनको भी जो है वो आ जाते हैं। और इसी वजह से मैं डायरेक्टली अगर वन वर्ड में कहूं, तो वियना कांग्रेस के बाद ये लोग भी जैसे आपके पास वहां पे इटली में हुआ एज इट इज, ये भी यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी की बातें जो है आपके पास यहाँ पे करने लग जाएंगे। सर मतलब हमको कुछ नहीं करना, कुछ नहीं पढ़ना, नहीं, आपको सिंपल ध्यान रखना है कि जब अगर आपके पास इसका क्वेश्चन आए तो क्या लिखना है? सेम टू सेम। सर सेम टू सेम लिखूंगा तो यूपीएससी वाला पास करेगा क्या? बिल्कुल नहीं करेगा। आपको सेम टू सेम मतलब पूरी वो की वो कहानी लिख देनी है। ऐसे नहीं कि वहां पे वो पूरा का पूरा सेम टू सेम जो है वो लिखने लग जाओ। ओके सर, ठीक है सर। तो सर बड़ा आसान था ये, इसका मतलब इतना आसान नहीं था। जैसे इटली के यूनिफिकेशन में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, उसी तरीके से यहाँ पे इनके यूनिफिकेशन में भी आपके पास बहुत सारी प्रॉब्लम जो है आपके पास यहाँ पे होती है। तो क्या क्या प्रॉब्लम होती है आपके पास यहाँ पे? तो आप देखते हो तो यहाँ पे रिलीजियस प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी, पॉलिटिकल है, सोशल है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज वगैरह देखने को मिलती है। ऑस्ट्रिया का इंटरफेरेंस आपके पास यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है। जर्मन में कुछ भी है तो ऑस्ट्रिया बोलेगा ना ना ना, ये तो मेरे कंट्रोल में है, मैं जो है इन सबकी प्रॉब्लम, तुम्हारी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूंगा। और सर सॉल्व करता था ना? सॉल्व वॉल्व कुछ नहीं करता था ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रेलिया नहीं है, सॉरी, ये ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रिया ने ना सिर्फ टांग अड़ाने के अलावा और कुछ भी नहीं किया। आप देखोगे ना तो कुछ अभी अगर हम लोग देखें ना कि यूरोप में डेवलपमेंटल वर्क ऑस्ट्रिया का कुछ है ही नहीं। करेक्ट। फिर मिलिट्री वीकनेस आपके पास यहाँ पे देखने को मिलती है। लैक ऑफ अवेकनिंग अमंग द मासेस, किसी तरह की लोग जो है वो इतना ज्यादा अवेकन आपके पास यहाँ पे हो ही नहीं थे इस टाइम में। एंड इंटरेस्ट ऑफ द फॉरेन पावर्स इन जर्मन जर्मन अफेयर्स, जर्मन अफेयर्स के अंदर फॉरेन पावर्स का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा था। सर फॉरेन पावर्स मतलब वहां पे भी ट्रम्प थे क्या? अरे ट्रम्प नहीं बेटा। यहाँ से नीचे से अगर आप देखोगे तो ऑस्ट्रिया वगैरह इनको कंट्रोल करना चाहते थे, साइड में से आप देखोगे तो प्रूशिया जो है ये इनको कंट्रोल करना चाहता था। तो हर कोई यहाँ पे, क्योंकि पास में बड़ी स्टेट्स आपके पास रहती थी, बड़ी पावरफुल स्टेट्स थी, एंड पावरफुल स्टेट्स जो है इन छोटे छोटे स्टेट्स को जो है आपके पास यहाँ पे कंट्रोल जो है वो करके रखना चाहते थे। तो ये सारे के सारे ऑब्स्टेकल्स जो है आपके पास यहाँ पे आए थे। फिर क्या होता है? फिर देखते हैं कि भाई यूनिफिकेशन जैसे इटली का तो सर आपके पास है जो सर फटाफट से हो गया। तीन लोग आए और तीन लोगों ने मिलकर के जो है इटली के यूनिफाई जो है वो कर दिया। सर तीन लोग कौन थे? बेटा मजनी था, वो गरीब आदमी, सर गरीब आदमी नहीं, वो गरीबाल्डी था। हाँ गरीबाल्डी भाई। हाँ सर, तो गरीबाल्डी, हाँ सर, गरीब आदमी नहीं, गरीबाल्डी, मजनी एंड काउंट केवर, वो आपके पास यहाँ पे हुआ है। बट यहाँ पर अगर आप देखते हो ना तो एक स्लो प्रोग्रेस आपके पास होता है, धीरे 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 करके जो है इसको आपके पास यहाँ पे यूनिफाई जो है वो किया गया। तो सर ये धीरे धीरे क्यों हुआ, धीरे धीरे आपको क्यों हुआ, तो इसको जो है हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो नेपोलियन के बाद अगर आप यहाँ पे देखें, क्योंकि देखो हमने जो इम्पैक्ट्स देखे ना, जो हमने अभी जो लास्ट वाली स्लाइड देखी, उससे ही हमको पता चलता है कि सर अभी अगर लोग वहां पे अगर अवेकन नहीं है, अगर लोगों के अंदर अभी तक वो थॉट प्रोसेस नहीं है, तो पहले बहुत, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, सबसे ज्यादा टाइम हमेशा आपको थॉट प्रोसेस में लगाना पड़ता है। आज अगर मेरे को कोई बोले ना कि सर ये एक स्टूडेंट है और इसको जो है आईएएस बनाना है, तो मेरे को ना उसको सिलेबस कवर कराने में इतना टाइम नहीं लगेगा, 6 महीने 6 महीने 1 साल में सिलेबस कवर है। बट आप ये समझो अगर उसके पास वो माइंडसेट ही नहीं है, अगर उसके पास वो स्किल सेट ही नहीं है, तो सबसे ज्यादा टाइम मुझे उसको वो एज एन एस्पायरेंट बनाने में लगाएगा। उसको ये बिलीफ देने में मेरे को सबसे ज्यादा टाइम लगेगा कि भाई इस तरीके से यूपीएससी जो है वो किया जा सकता है, या तुम जो है वो कर सकते हो। जब तक उसके अंदर माइंडसेट नहीं आता तब तक आप भले उसको 6 महीने 6 महीने क्या उसको 6 साल भी लग जाए, उसका यूपीएससी जो है वो नहीं हो पाएगा। यस, क्लियर और नॉट?
तो जब लोग अवेकन नहीं थे, लोगों के पास वो माइंडसेट ही नहीं था नेशनलिज्म वाला, रिपब्लिकनिज्म वाला, तो सबसे ज्यादा टाइम तो आपके पास क्या है, इसी में लगने वाला है, किस में, कि मासेस को जागरूक करने में। ये सुनो, तो इसमें आपके पास यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम जो है वो आपके पास लग जाता है, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, स्लो प्रोसेस जो हम लोग यहाँ पे बोलते हैं। सो जर्मन्स वाज रिकवरिंग फ्रॉम द फिजिकल एंड मेंटल एग्जॉस्ट आफ्टर द नेपोलियन वॉर। नेपोलियन वॉर जो है इनकी, इनको बहुत सारी मार पड़ती है, पॉलिटिकल डिस्पैरिटीज आपके पास यहाँ पे होती है। फिर आप यहाँ पे देखते हो तो कॉन्फ्लिक्टिव वर्जन ऑफ यूनिफिकेशन, यूनिफिकेशन के भी ना इनके अलग अलग वर्जन थे, क्योंकि इनके खुद के थॉट्स तो थे ही नहीं, थॉट्स तो जो बाहर से आ रहे थे वो यहाँ पर आपके पास यहाँ पे लग रहे थे। तो देखो तीन तरीके के लोग यहाँ पे आपके पास होते हैं, एक होते हैं रिएक्शनरीज, 3R। 3R कौन कौन है, एक तो रिएक्शनरीज है, एक रिफॉर्मिस्ट है, और एक रिपब्लिकन्स है। और ये तीनों ही ना अलग अलग तरीके की डिमांड करेंगे, तीनों ही ना एज ए नेशन जर्मनी को अलग तरीके से जो है आपके पास यहाँ पे देखना जो है वो चाहते हैं। तो रिएक्शनरीज चाहते थे, दे सपोर्टेड जर्मन एम्पायर अंडर ऑस्ट्रिया, कि भाई ऑस्ट्रिया के अंडर में जो है आप लोग, हम लोग जो है यहाँ पर आपके पास यहाँ पे रहेंगे। रिफॉर्मिस्ट चाहते थे कि भाई यूनिफिकेशन कर लिया जाए, मगर किसके अंदर, प्रूशियन लीडरशिप के अंदर यहाँ पे कर लिया जाए। और जो रिपब्लिकन्स होते हैं वो कहते हैं नहीं भैया, हमको जो है वो फेडरल रिपब्लिक आपके पास यहाँ पे बनाना है। क्लियर, यहाँ तक समझ आया? क्या चीज चाहिए, क्या चाहिए सर हमको, कि सर यहाँ पर है 3R, कौन है 3R, सबसे पहले याद करो 3R कौन है। सर एक तरफ तो है रिएक्शनरीज, रिएक्शनरीज कौन है, रिएक्शनरीज वो लोग होते हैं जो कि रिएक्शन देते हैं, जो कि दंगा फसाद आपके पास करेंगे, जो कि वहां पे आपके पास कहते हैं ना कि जो जुलूस वगैरह निकालना है वगैरह, वो सब कुछ आपके पास यहाँ पे करेंगे, लोगों को भड़काने का काम करेंगे वो सब। वो कौन है, रिएक्शनरीज। फिर आपके पास आता है रिफॉर्मिस्ट। रिफॉर्मिस्ट कौन होते हैं, रिफॉर्मिस्ट वो लोग होते हैं जो एग्जिस्टिंग सिस्टम में ही बोलते हैं कि भाई सिस्टम खराब है, मगर इतना खराब भी नहीं है, अगर हम चाहें तो इसको रिफॉर्म कर सकते हैं। तो वो आपके पास यहाँ पे रिफॉर्मिस्ट होते हैं। और थर्ड आपके पास होता है रिपब्लिकन्स। रिपब्लिकन्स क्या चाहते हैं, रिपब्लिकन्स चाहते हैं कि भाई हमारे पास खुद का, है ना, स्वराज, खुद का राज जो है हमारे पास यहाँ पे जो है वो होनी चाहिए। तो रिएक्शनरीज होंगे, रिफॉर्मिस्ट होते हैं, एंड रिपब्लिकन्स आपके पास यहाँ पे होते हैं। रिएक्शनरीज क्या चाहते हैं, रिएक्शनरीज चाहते हैं कि भाई जर्मन एम्पायर ऑस्ट्रिया के अंडर ही रहे आपके पास। रिफॉर्मिस्ट चाहते हैं कि प्रूशियन लीडर के अंदर ही हमारे पास यूनिफिकेशन होना चाहिए। एंड रिपब्लिकन चाहते हैं कि आपके पास यहाँ पे फेडरल रिपब्लिक जो है आपके पास यहाँ पे बनना चाहिए। तो सबसे पहले तो ना यही आपस में लड़ते रह जाएंगे, यही जो है आपस में कुछ जो है वो खास वो कहते हैं ना कि जब इनके नेता लोग जो हैं वही आपस में जब एक नहीं है, तो मासेस को तो आप एक जो है आपके पास यहाँ पे कहाँ से ही जो है वो कर पाओगे। और उस तरह आप देखते हो तो ऑस्ट्रिया से जो मेटरनिच था, ऑब्वियसली ही वाज वेरी साउंड, एंड वो खुद अपने डिप्लोमेटिक स्किल्स जो है आपके पास काफी ज्यादा चला रहे थे। तो एक तरीके से इनका यूनिफिकेशन ना होने ही नहीं दे रहे थे आपके पास यहाँ पे। सो ऑस्ट्रियन चांसलर मेटरनिच इम्पोज स्ट्रिक्ट कंजर्वेटिव कंट्रोल, इन्होंने कंट्रोल कर रखा था। ही सप्रेस लिबरल एंड नेशनलिस्ट मूवमेंट्स टू मेंटेन द स्टेटस, क्योंकि जैसा है वैसा का वैसा रहे। इसलिए क्या कर लो, जितने भी लिबरल मूवमेंट या कोई भी नेशनल मूवमेंट, नेशनलिस्ट मूवमेंट आपके पास होता था, उसको वो पूरी तरीके से कंट्रोल जो है आपके पास यहाँ पे करके रखता था। तो ये चीजें आपके पास थी। तो फिर सर ये सब कैसे हो गया, ये आपके पास होता है 5 चीजों से। इनमें ना देखो बाकी सारी चीजें आप भूल जाओ, ये वर्ड जरूर याद रखना है, ज़ुल्वरीन। सर ये है हीरो, बेटा ये हीरो नहीं है, इट्स अ प्रोसेस। ठीक है, इट्स अ प्रोसेस। तो ज़ुल्वरीन जो है इसको कहते हैं, ये कोई आदमी नहीं है, इट्स अ प्रोसेस। ठीक है, तो ज़ोल्वरीन जो है वो कहते हैं। अब ये ज़ोल्वरीन क्या होगा आपके पास यहाँ पे, ये ज़ोल्वरीन आपके पास होगा, जो मैंने आपको बताया ना कि प्रुशिया वाले क्या करेंगे, ट्रेड पॉलिसीज बनाएंगे। ठीक है, तो इसकी मैं कहानी आपको समझाता हूँ, देखो किस तरीके से है। तो यहाँ पर ना आपके पास यहाँ पे लेट से जर्मनी हो गया, इधर से आपके पास यहाँ पे प्रुशिया मिल गया, और नीचे की तरफ आप यहाँ पे देखते हो तो ऑस्ट्रिया होता है। तो ऑस्ट्रिया चाहता है, अब देखो तो ऑस्ट्रिया क्या है, डिप्लोमेटिक स्किल्स इतना लगा नहीं रहा। ऑस्ट्रिया तो क्या कर रहा था, ऑस्ट्रिया कर रहा है कि भाई अगर कोई भी लिबरल मूवमेंट होता है, कोई भी पॉलिटिकल मूवमेंट होता है, तो इसको सीधा सप्रेस कर लो। और प्रुशिया वाले दिमाग लगा रहे थे, प्रुशिया वालों ने बोला कि हमको ना इन लोगों का दिल जीत लेना चाहिए। बोले कैसे, बोले आज के टाइम में सबको क्या चाहिए, बोले क्या चाहिए हमको क्या पता, बोले सबसे पूछो उनको क्या चाहिए। तो जब सबसे पूछा तो बोले कि हमको चाहिए इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या चाहिए, हमको चाहिए इकोनॉमिक ग्रोथ। तो बोले ठीक है सर। तो उस टाइम में रात को 10 बजे सुनील लखावत सर की क्लासेस तो होती नहीं थी कि उनको ज्वाइन करा दो और यूपीएससी पास करवा दो। तो फिर सर कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ मिलेगी, तो फिर उनको इकोनॉमिक ग्रोथ मिलती ट्रेड से, यस सर, बिजनेस से, यस सर, व्यापार से, यस सर, खरीदने से एंड बेचने से। एंड ये सब कुछ आप कहीं पे भी करने जाओ तो इन सब के ऊपर क्या लगता था, टैक्स लगता था। और इवन आप देखो आज के टाइम में भी अगर टैक्स छूट जाए ना, लोग सबसे बड़ी खुशी मिलती है टैक्स छूटने से, कि सर टैक्स बच जाए बस हमारा कैसे भी करके। तो इन्होंने सबसे ऊपर टैक्स के ऊपर ही खेला, कि हम ना एक ऐसी यूनियन बनाते हैं, ऐसा स्टेट्स का एक ग्रुप बना लेते हैं, जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, जहां पे हम लोग फ्री ट्रेड करेंगे, कि भाई ना हम आपके इंपोर्ट के ऊपर टैक्स लेंगे, एक्सपोर्ट के ऊपर टैक्स लेंगे, ना आप हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर जो है वो टैक्स लगाना। तो इससे क्या होगा, फ्री ट्रेड मार्केट बन गया, फ्री ट्रेड मार्केट बन गया तो इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई। अब मेरे को बताओ, क्या ऐसी यूनियन को कोई छोड़ना चाहेगा क्या फिर, नहीं छोड़ना चाहेगा ना, ऐसी यूनियन को कोई भी नहीं नहीं छोड़ना चाहेगा। जैसे आज सिंपल सी बात होती है, आप लोग चलो खैर यहाँ पे नहीं बताते हैं उसका।
तो ये चीज आपके पास यहाँ पे जो वो होती है। तो ये प्रूशियन गवर्नमेंट जो है आपके पास यहाँ पे ये दिमाग जो है आपके पास चलाती है। फिर ये बिस्मार्क, इनकी पॉलिसी, ये नाम याद रखना है ना, ये इंसान है, हाँ सर ये इंसान है। तो बिस्मार्क की ब्लड एंड आयरन पॉलिसी आपके पास यहाँ पे चलती है। फिर बिस्मार्क की ये फॉरेन पॉलिसी आपके पास यहाँ पे चलती है। फिर खूब सारी लड़ाइयाँ भिड़ाइयाँ होती है, एंड आफ्टर ऑल रिवोल्यूशन ऑफ 1848, ये सारा जो है आपके पास इन सब की वजह से आपके पास क्या होता है, तो जर्मन का यूनिफिकेशन आपके पास यहाँ पे हो जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं सर जुल्वरीन जो है वो क्या है। तो जलवरीन, मैंने जो कहानी समझाई वही चीज यहाँ पे आपके पास लिखी हुई है। तो क्या है, ट्रेड बैरियर्स इन प्रुशिया, प्रुशिया के अंदर आपके पास यहाँ पे ट्रेड बैरियर्स थे। मैनी कस्टम एरियाज इन प्रुशिया स्टेट्स जो है, यस, हिंडर्ड इंटरनल ट्रेड के, बहुत सारे एरिया के अंदर आपके पास जो है इंटरनल ट्रेड नहीं होती थी। प्रूशिया लैग बिहाइंड इंग्लैंड इन ट्रेड एंड कॉमर्स, इंग्लैंड से जो है वो ट्रेड एंड कॉमर्स के अंदर बहुत सारा पीछे थे आपके पास। तो फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है जल्वरीन आपके पास यहाँ पे जो है जोल्वेरिन जो है आपके पास बना दिया। इट वॉज इनिशिएटेड बाय प्रूशिया टू क्रिएट अ कस्टम यूनियन, क्या बनाएंगे हम, एक कस्टम यूनियन बनाएंगे इंक्लूडिंग नेबरिंग जर्मन स्टेट्स, प्रोमोटेड फ्री ट्रेड एंड रिमूव्ड इंटरनल टैरिफ्स। तो सारी की सारी फ्री ट्रेड कर दिया एंड इंटरनल टैरिफ आपके पास यहाँ पे चल दिया। अब इसका इंपैक्ट आपके पास क्या आता है, तो मेड जर्मन्स अ फिस्कल एंड कमर्शियल यूनिट फॉर द फर्स्ट टाइम। इट क्रिएटेड इकोनॉमिक यूनिटी लेइंग द ग्राउंड वर्क फॉर द पॉलिटिकल यूनिटी, के भाई पहले जब इकोनॉमिक यूनिटी आ जाएगी तो फिर उसके बाद पॉलिटिकल यूनिटी भी जो है आपके पास यहाँ पे आ जाएगी। एंड स्ट्रेंथन्ड म्यूचुअल इकोनॉमिक इंटरेस्ट अमंग द स्टेट्स। हाँ सर, तो ये सारी चीजें आपके पास यहाँ पे होती हैं। तो आप देखते हो ना, कुछ ऐसा है नहीं, आराम आराम से ना इन्होंने जो है इसको पूरा का पूरा जो है आपके पास यहाँ पे कंट्रोल कर लिया। फिर आपके पास बिस्मार्क की जो ब्लड एंड आयरन पॉलिसी है, ये आपके पास बहुत सारे काम आती है। अब ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी क्या है, वही वही डिप्लोमेटिक स्किल्स वगैरह आपके पास करनी है। ब्लड मतलब खून खराबा करेंगे, एंड आयरन का मतलब क्या है सर, आयरन से क्या करेंगे, आयरन से जो है आप मशीन बनाओगे, इंडस्ट्री बनाओगे, फैक्ट्रीज बनाओगे। ओके सर, तो एक तरफ से तो वॉर कर लिया और एक तरफ से आपने ग्रोथ कर दी, जैसा। तो दो चीजें देकर के आप क्या करोगे, दुश्मनों की कमर जो है वो तोड़ दोगे। कि आपके पास तो यहाँ पे ग्रोथ भी हो रही है, वॉर भी आपके पास जो है, जो दूसरा कहता है ना कि वो याद है आपको, थ्री इडियट में होता है ना, थ्री इडियट में वो क्या क्या नाम होता है, एक वो जो क्या नाम होता है उसका, चतुर, वो करता है ना डिप्लोमेटिक, कि अगर मेरे को पास होना है तो मेरे के सिर्फ मेरी पढ़ाई काम थोड़ी ना आएगी, दूसरों की पढ़ाई खराब भी तो करनी पड़ेगी। तो वो करता है ना, रात को जा जा करके मैगजीन घुसा देता है कि हाँ तुम लोग जो है मैगजीन देखो, मैं जो है किताबें पढ़ता हूँ। तो वो वाली चीज होती है, दूसरे स्टेट्स को, जो आसपास के जो दूसरे स्टेट्स हैं उनको वॉर में इन्वॉल्व कर दिया, ऑस्ट्रिया को वॉर में डलवा दिया। हाँ भाई तू जा करके लड़ो। क्लियर, देखा ना, इटली इटली के टाइम में देखा था ना, ऑस्ट्रिया के वॉर चल रहे हैं। अब ऑस्ट्रिया के वॉर चल रहे हैं तो इधर से इटली वालों को कौन सपोर्ट करता था, रूसिया के साथ था ना एग्रीमेंट के, हाँ ठीक है, था कि नहीं था। तो ऑस्ट्रिया उधर बिजी हो गया, हम इधर से आयरन पॉलिसी, हम हमारे इधर से ग्रोथ करेंगे, ट्रेड करेंगे, बिजनेस करेंगे, तो जर्मन स्टेट्स तो वहीं जाएंगे और कहाँ जाएंगे। यस सर, समझ रहे हो ना, ये ब्लड एंड आयरन पॉलिसी होती है कि इधर उधर उनका खून बहाओ और अपने इधर जो है वो आयरन से इंडस्ट्री वगैरह लगाओ ताकि जर्मन हमको ग्रोथ जो है वो मिले। तो ये आपके पास ब्लड एंड आयरन पॉलिसी आपके पास चलती है। तो सबसे पहले समझते हैं सर, बिस्मर्क जो है वो कौन होता है। बिस्मर्क आपके पास प्राइम मिनिस्टर होता है। मैंने इटली के टाइम में भी आपको एक प्राइम मिनिस्टर का नाम पढ़ाया था, कौन थे, काउंट केवर। वहां पे काउंट केवर थे, यहाँ पर बिस्मार्क आपके पास जो है आपके पास यहाँ पे क्या कहते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर जो है वो होता है। क्लियर, यस सर। उसके बाद ये जब जर्मन एम्पायर आपके पास बन जाता है तो उनके चांसलर भी जो है आपके पास बन जाते हैं। ये जो है मेन आर्किटेक्ट ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन आपके पास यहाँ पे जो है वो कहलाता है। तो बिस्मार्क की एक बहुत ही फेमस स्पीच थी प्रूशियन पार्लियामेंट के अंदर, जहां पे उन्होंने कहा था कि नॉट बाय द स्पीचेस एंड मेजॉरिटी डिसीजन विल द ग्रेट क्वेश्चन ऑफ द डे बी डिसाइडेड। कि जो द ग्रेट जो डे है, द डी डे है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का, आपके पास जो द डी डे है ना, कि वो जो है आपके स्पीचेस से या आपके मेजॉरिटी के डिसीजन से नहीं लिया जाएगा, वो लिया जाएगा आपके पास ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी से। किसे लिया जाएगा, ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी से जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो लिया जाएगा। तो लोगों ने पूछा अरे ये ब्लड क्या है, बोला वॉर एंड मिलिट्री। यस सर। आयरन क्या है, बोले इंडस्ट्रियल पावर एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ, इंडस्ट्रियल पावर एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ। तो एक से तो क्या होगा, एक से तो आपके पास जो दुश्मन है वो आपके पास यहाँ पे बिजी हो जाएंगे, और आयरन से क्या होगा, तो आयरन से जो है आप उनको यहाँ पे ग्रोथ जो है वो दिखाओगे, आयरन से जो है उनको ग्रोथ जो है वो दिखाओगे। यस, आयरन से जो है आप उनको ग्रोथ जो है वो दिखाते हो। ये चीज आपके पास यहाँ पे जो है वो होती है। सो कोर आइडिया ऑफ द पॉलिसी क्या है, रिजेक्ट द लिबरलिज्म एंड डिप्लोमेसी एज प्राइमरी टूल्स ऑफ यूनिफिकेशन। कि भाई लिबरलिज्म, ये अच्छी अच्छी बातें करके, डिप्लोमेसी स्किल्स करके यूनिफिकेशन जो है पता नहीं कभी तुम जो है लेकर के आओगे। तो वॉर करो, मिलिट्री को स्ट्रेंथ करो, एंड रियल पॉलिटिक करो, रियल पॉलिटिक करो, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स करनी है। सर सर सर, ये वर्ड हम कहाँ पढ़ते हैं बेटा, PSIR में पढ़ते हैं इसको बहुत ही अच्छे से। यस सर। तो रियल पॉलिटिक्स जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो करनी होती है ताकि आपका नेशनल गोल जो है वो क्या हो, अचीव हो। यस सर। तो सर ना, अब ना कौन कौन सी लड़ाइयां हुई हमको ना सर, वो लड़ाइयां ना सर डिटेल में पढ़ाओ ना सर। आज ना आप ना सब शॉर्टकट में निपटाना चाहते हो, आज सीधा ना कह करके आप हमको पढ़ाने नहीं चाहते हो। बेटा क्या करोगे,
सारी चीजें इन डेप्थ में पहले पढ़ के बैठे हैं हम लोग, सारी चीजें इन डेप्थ में हम लोग यहाँ पे पढ़ के बैठे हैं। तो ऑस्ट्रिया से आपके पास यहाँ पे क्या किया, ऑस्ट्रिया को इन्होंने को ना वॉर में ही आपके पास यहाँ पे ना इन्होंने इन्वॉल्व रखा। तो जर्मन एंड मतलब देखो कौन कौन सी लड़ाइयाँ मेनली, तीन लड़ाइयाँ आपके पास है, एक तो डेनिश वॉर्स है, एक ऑस्ट्रियो पर्शियन वॉर आपके पास है, और एक फ्रैंको पर्शियन वॉर आपके पास यहाँ पे है। तो ये चीजें आपके पास होती है 1864 में, 1866 में, 1870 71 में। किसके अगेंस्ट में होगी, तो डेनमार्क में। यहाँ पे प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया इन दोनों ने मिलकर के डेनमार्क को जो है आपके पास यहाँ पे हरा दिया। यस सर, सर हरा दिया मत बोलो सर, मजा नहीं आता सर, ऐसे बोलो ऑस्ट्रिया और प्रूशिया ने दोनों ने मिलकर ना डेनमार्क को पेल दिया। हाँ ठीक है, बस तुम इससे खुश रहो। ठीक है, अब बढ़िया है। हाँ सर, ऐसे बोलो ना सर, ऐसे मजा आता है। हाँ सर, तो क्या हुआ आपके पास, हाँ बेटा, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया ने मिलकर डेनमार्क को पेल दिया। ओके सर। फिर ऑस्ट्रिया एंड प्रूशिया, सर ऑस्ट्रिया प्रूसो अभी तो दोस्त थे बेटा। लड़ाई में ना यूएसए वाली पॉलिसी चलती है हमेशा, क्या, देर इज नो परमानेंट फ्रेंड्स, देर इज नो परमानेंट एनिमी। अरे हाँ सर, उधर ना सब जगह यही चलता है, देर इज नो परमानेंट फ्रेंड, देर इज नो परमानेंट फ्रेंडशिप, ओनली एक ही चीज होती है, क्या होती है, बिजनेस। यस सर, ओनली हमारा एजेंडा क्या है, बस वो वाली बात होती है। तो ऑस्ट्रिया प्रोशिया में भी आपके पास यहाँ पे जो वो लड़ाई आपके पास यहाँ पे जो वो हो जाती है। तो इनके बीच में क्या होता है, आपके पास ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट में लड़ाई हुई, प्रूशिया डिफीटेड ऑस्ट्रिया, लेड टू द एक्सक्लूजन ऑफ द ऑस्ट्रिया फ्रॉम द जर्मन अफेयर्स। बोल दिया भैया हमको जो है इन सारी चीजों से जो है जो है वो बाहर ही रहना है ना, जर्मनी में टांग अड़ाने की जो है आपको यहाँ पे जरूर जो है वो है नहीं। फिर क्या हुआ, फिर आपके पास फ्रेंको पर्शियन वॉर होते हैं, किसके अगेंस्ट में हुआ, फ्रांस के अगेंस्ट में। यूनाइटेड साउथर्न जर्मन स्टेट्स विद द नॉर्थ एंड जर्मन एम्पायर प्रोक्लेम्ड इन 1875 द वर्सलाइज, ये आपके पास यहाँ पे हुई। बस ये तीन याद रखने हैं, इसके अलावा ना अब आप देखो कहीं पे पढ़ने बैठोगे ना इसमें डेप्थ में घुसा देंगे आपको पूरा का पूरा, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कभी नहीं पूछता यूपीएससी। वो अगर आप ऑप्शनल के लिए पढ़ रहे हो तो उसमें चले जाना, और उसमें भी है कुछ नहीं, वही जो इटली के टाइम में मैंने इन डेप्थ में पढ़ा दिया है आपको, वही सारी चीजें हैं। ठीक है, कि इधर से आपके पास जो है क्या कहते हैं, जो इटली वाले आएंगे और सपोर्ट करेंगे एक दूसरे को, यही सब जो है वो आपके पास यहाँ पे चलता रहता है। बाकी कुछ खास जो है इतना अंदर जाने की हमको जरूरत है नहीं। तो ये तीन वॉर्स हैं, इनको जो हम लोगों को यहाँ पे जो है वो आपके पास यहाँ पे जरूर याद जो है वो रखने होता है। सो 1871 के अंदर आपके पास यहाँ पे सर बस हो गई यूनिफाई, अरे अभी रुको तो सही। यस सर, तो जर्मनी में आपके पास यहाँ पे जो है वो यूनिफाई आपके पास कर दिया जाता है अंडर केसम केजर विलहेल्म फर्स्ट विद बिस्मार्क एट द चांसलर। बिस्मार्क जो है आपके पास यहाँ पे चांसलर जो है वो मिल जाता है। इट बिकेम अ पावरफुल मिलिटरिस्ट एंड इंडस्ट्रियल स्टेट इन यूरोप। हाँ सर, सर ये पावरफुल मिलिट्री तो बन गई पर इंडस्ट्रियल कैसे बनी, अरे बेटा फिर से वही वाली बात, बिस्मार्क की ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, बिस्मार्क की ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। ये प्लीज ध्यान रखना, ये वाला क्वेश्चन आता है कि उस टाइम में ना ये सिर्फ और सिर्फ एक पावरफुल, क्योंकि इटली ना सिर्फ एक स्टेट बना था, बट जर्मनी को आप देखते हो ना तो ये ग्रोथ के साथ स्टेट बना था, इंडस्ट्रियल स्टेट भी बना था। ये डिफरेंस है दोनों में, है ना, दोनों के बनने के बाद के जो आउटकम है उसमें डिफरेंस है आपके पास। ये एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल स्टेट बनकर के उभरता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ट्रेड के साथ यूनिफिकेशन जो है वो हुआ था। और इटली में तो क्या था, इटली में तो चाल चालाकियां चल रही थी, इटली में तो चाल चालाकियां चल रही थी, इनको भड़काओ दंगे कराओ यही सब चल रहा था। यहाँ पे जो यूनिफिकेशन किया गया, यूनिफिकेशन कैसे हुआ, ट्रेड के माध्यम से आपके पास हुआ। तो ट्रेड चल रहा है तो बिजनेस चल रहा है, ये सारी चीजें चल रही है, इस वजह से ग्रोथ करके इंडस्ट्रियल स्टेट बनता है जर्मनी। क्लियर, जर्मनी आपके पास क्या करता है, एक इंडस्ट्रियल स्टेट जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो बन करके उभर करके जो है आपके पास यहाँ पे बाहर जो है वो आता है। फिर फॉरेन पॉलिसी क्या है, वही सर देखो फॉरेन पॉलिसी में जब भी कोई भी खेलेगा ना तो वो हमेशा फ्रांस, फ्रांस के साथ जहां आपके पास यहाँ पे जो वो खेलेंगे, फ्रेंच के है ना, इनकी कंधों पे बंदूक रख के आपके पास यहाँ पे जो वो खेलेंगे। तो ये सारी चीजें चलती हैं, है ना, सेम ही कहानी है, वही सारी चीजें बस नाम बदल जाएंगे आपके पास। तो इट इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली द डिप्लोमेसी ऑफ द फॉरेन पॉलिसी ऑफ द केवर, सर काउंट केवर, हाँ, इट प्लेड अ पिवटल रोल। बट प्रशिया एट दैट टाइम वाज अ स्ट्रॉन्ग स्टेट, उस टाइम एक स्ट्रॉन्ग स्टेट था, एंड दस हैड नॉट टू लुक एट फॉरेन स्टेट्स फॉर यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, कि हमको यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के लिए फॉरेन स्टेट्स के ऊपर देखने की जरूरत नहीं है। सर क्यों देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेटा तुमको हेल्प की जरूरत नहीं है। सर क्यों हेल्प की हमको जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास पैसा है, और जिसके पास पैसा होता है उसको किसी की जरूरत नहीं होती है, सबको उसकी जरूरत होती है। यस सर, सर इनके पास इतना पैसा क्यों है, क्योंकि इनको सबसे पहले ट्रेड के थ्रू यूनिफाई किया गया था, ट्रेड से ग्रोथ मिली, ग्रोथ से पैसा मिला, और इसकी वजह से इनको किसी की कोई भी जरूरत जो है आपके पास यहाँ पे मिलती नहीं है। The neutrality of the foreign powers was enough to Prussia to ensure the unification of the Germany। और उसके बाद आपके पास आ जाता है सोने पे सुहागा बिस्मार्क। तो बिस्मार्क की डिप्लोमेटिकली आइसोलेटेड ऑस्ट्रिया, उसने क्या किया, डिप्लोमेटिकली ऑस्ट्रिया को आइसोलेट ही कर दिया, एंड कॉन्क्लूडेड फेवरेबल ट्रीटीज विद फ्रांस, अगेन फ्रांस के साथ दोस्ती कर ली, और जार ऑफ रशिया के साथ भी दोस्ती कर ली। एंड दिस प्रोवाइडेड टू बी द मास्टर स्ट्रोक फॉर बिस्मार्क्स फॉरेन पॉलिसी। जैसा, तो ये चीज आपके पास यहाँ पे जो वो होती है।
फिर रिवोल्यूशन ऑफ 1848 आपके पास हो जाता है। अब देखो रिवोल्यूशन ऑफ 1848 सर कुछ अलग नहीं है, वही जो हमने पढ़ा है। अच्छा सर, हाँ, जो दो रिवोल्यूशन हमने यूरोपियन रिवोल्यूशन पढ़े थे, ये वही हैं। ये उसका इम्पैक्ट आपके पास जो है यहाँ पर आपके पास यहाँ पे होती है। तो देखो क्या है, ऑस्ट्रिया तो आपके पास वहां पे इन्वॉल्व हो गया था। सो पावरफुल प्रुशियन आर्मी आपके पास यहाँ पे हो जाती है। तो प्रुशिया हैड वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट डिसिप्लिन्ड आर्मीज एट दैट टाइम। राइज ऑफ प्रुशिया एज द स्ट्रॉन्ग पावर। सर ये क्यों होगा? क्योंकि इनके पास पैसा है ना। और पैसा क्यों है? क्योंकि इन्होंने ट्रेड के ऊपर ध्यान दिया था जैसा। सो इट इमर्ज एज अ डोमिनेंट पॉलिटिक, क्या कहते हैं, फोर्स इन द सेंट्रल यूरोप। इट राइज कोइंसाइड विद द ग्रोथ ऑफ द नेशनलिज्म। फिर वेव ऑफ नेशनलिज्म एंड रिवोल्ट ये भी आ गया। सर ये सब क्यों? नेपोलियन, थिंकर्स, सर सेम कहानी सेम कहानी। द रिवोल्यूशन ऑफ द 1848 वाज पार्ट ऑफ द ब्रॉडर यूरोपियन नेशनलिस्ट मूवमेंट। इन बर्लिन राइटर्स डिमांडेड लिबरल रिफॉर्म्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट्स। सर सब जगह यही हुआ था, बिल्कुल यहाँ पे भी यही होगा। फिर फेडरिक विलियम फोर्थ का रेस्पॉन्स, ही कॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन एंड ड्राफ्ट लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन। बोल दिया कि चलो ठीक है भैया बुला लो, है ना, और लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन बनवा लो। बट ही रिफ्यूज टू एक्सेप्ट अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, कि मैं एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की तो जो है वो पढ़ नहीं बनूंगा। ये ध्यान रखना कि भाई ठीक है तुम लोग जो है लिबरल मतलब जो कुछ भी चाहते हो तुम मेरे को बता दो, बट मैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क तो जो है आपके पास यहाँ पे नहीं बनाऊंगा। बट उसके बाद लास्ट में क्या हो जाता है? फील्ड ऑफ द 1848 रिवॉल्ट हो जाता है। ड्यू टू द किंग्स रिजेक्शन ऑफ द लिबरल आइडियाज द रिवॉल्ट डिड नॉट सक्सीड एंड द मोनार्की रिटेन पावर एंड द लिबरल होप्स वर क्रस्ट। तो ये आपके पास यहाँ पे जो है क्रस्ट जो है आपके पास कर जाती है। फिर क्या होता है? फिर आपके पास प्रोसेस ऑफ तो अब जो है आपके पास यहाँ पे देखते हैं कि सर ये यूनिफाई ना, फिर आपके पास यहाँ पे हुआ क्या। तो देखो कहानी इस बारी की बारी वही चलती है। द क्रेडिट ऑफ द ग्रोथ ऑफ द नेशनलिज्म जर्मनिक वाज गिवन टू नेपोलियन। हाँ सर ये तो हमको पता ही है सर, सारी की सारी जगह ना ये नेशनलिज्म की जो हवा चलाई है इस नेपोलियन ने ही चलाई है। In his rule proved a rule to disguise, he created a confederation of the Rhine, which was constituted 30 states। तो मैंने आपको बताया था ना कि जर्मनी जो है पहले आपके पास क्या था, एक 30 छोटे छोटे 30 स्टेट्स थे। तो वो चीज थी, उनकी एक कन्फेडरेशन आपके पास यहाँ पे थी। एंड नेपोलियन हैड नॉट मच इन द जर्मन एरिया, इनके साथ जो है नेपोलियन ने कुछ ज्यादा छेड़खानी की थी। फिर 1815 के अंदर आपके पास जो कांग्रेस होती है वियना की, है ना, इट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द लूजली कपल्डली ग्रुप ऑफ द जर्मन कन्फेडरेशन एंड पुट जर्मनी अंडर द डोमिनेंस ऑफ ऑस्ट्रिया। तो इसको डोमिनेंस ऑफ ऑस्ट्रिया में रखा तो था, पर खेला किसने कर दिया? खेला कर दिया सर प्रुशिया ने। और वो कैसे किया? खेला किया प्रुशिया ने विद इम्पैक्ट ऑफ ट्रेड। ट्रेड की हेल्प से जो है आपके पास यहाँ पे खेला जो है उसने जो है प्रुशिया ने किया था। सो जर्मन कन्फेडरेशन कैसी थी आपके पास 1815 के बाद? सो डोमिनेटेड बाय टू मेजर पावर्स, एक तो ऑस्ट्रिया और एक प्रुशिया ने। प्रुशिया का एडवांटेज क्या था? लिंग्विस्टिक यूनिटी थी, सेम सेम लैंग्वेज बोलते थे। मेजॉरिटी जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन जो है वो आपके पास यहाँ पे इधर थी, तो इन्होंने क्या किया? नेशनलिज्म को बूस्ट कर दिया। एंड इंटरनल कोहेजन आपके पास यहाँ पे था। नेशनलिज्म यूनाइटेड प्रुशिया अनलाइक क्या कहते हैं ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया में अगर आप यहाँ पे देखते हो तो मल्टी एथनिक एम्पायर था ये, ठीक है। इट टर्न अपार्ट फ्रॉम एथनिक डिवीजन एंड इट फेल्ड टू हार्नेस नेशनलिज्म अनलाइक प्रुशिया। तो ये भी चीज आपके पास यहाँ पे थी। ऑस्ट्रिया वाले तो कुछ खास जो है वो कर नहीं पाए आपके पास। फिर जो आपके पास यहाँ पे नेपोलियन का नेशनल अवेकनिंग आती है, तो उसमें भी क्या होता है? नेपोलियन की जो डोमिनेशन आपके पास होती है जर्मन स्टेट की, ट्रिगर्ड नेशनलिस्ट रिएक्शन। इंटेलेक्चुअल्स आए और सबने कहा कि भैया जर्मन को क्या कर देना चाहिए? यूनिफाई जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो कर देना चाहिए। सो जर्मन शेम एंड रेजिस्टेंस क्या था? फेलियर टू रेजिस्ट द नेपोलियन क्रिएटेड अ सेंस ऑफ द नेशनल ह्यूमिलिएशन एंड प्रुशिया स्ट्रांगली अपोज नेपोलियन एंड बिकेम अ सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये सारा कुछ आपके पास उस टाइम में जो है वो होता है। फिर आपके पास क्या होता है? तो फिर आपके पास बिस्मार्क आएंगे और बिस्मार्क का पूरी की पूरी कहानी, ये एक्चुअली आप समझ तो पा रहे हो मैंने क्या लिखा हुआ है? ये यूनिफिकेशन का प्रोसेस शुरू से लेकर के अंत तक पूरा समझा रखा है कि पहले जर्मन आपके पास 30 स्टेट्स था, फिर नेपोलियन आया। फिर नेपोलियन ने आकर के जो है इधर कुछ खास, क्योंकि बहुत दूर है ना, इतना तक जो है वो नेपोलियन का इम्पैक्ट आपके पास आता नहीं है। फिर नेपोलियन जब चला जाता है, जब उसकी हार हो जाती है, तो उसके बाद आपके पास वियना कांग्रेस होती है। वियना कांग्रेस ने पूरे जर्मनी की इन 30 स्टेट्स को दो लोगों के बीच में बांट दिया, एक तो प्रुशिया के बीच में और एक किसके बीच में? ऑस्ट्रिया के बीच में। अब ऑस्ट्रिया प्रुशिया के साथ क्या थी? लैंग्वेज का एडवांटेज था, नेशनलिज्म जो है दोनों ने से साथ चलाया। ऑस्ट्रिया के साथ में क्या था? कोई एथनिक यूनिटी इनके पास थी नहीं। तो कहते हैं ना कि काला गोरे वाला भेद ही था इनके बीच में। तो ये लोग कभी ऑब्वियसली यूनिफाई जो है आपके पास यहाँ पे हो ही नहीं पाते। उसके बाद ऑस्ट्रिया जो प्रुशिया थे उन्होंने ट्रेड वाला गेम खेल दिया आपके पास यहाँ पे। और ऑस्ट्रिया जो है वो लड़ाइयों में आपके पास यहाँ पे उलझा जो है वो रहता है। अब उसके बाद वो बिस्मार्क वाली कहानी इसके अंदर लिखी हुई है, जिसमें बिस्मार्क अपने डिप्लोमेटिक स्किल्स जो है वो दिखाएंगे यहाँ पे। क्लियर? कहानी समझ आई ना पूरा? इसको पढ़ेंगे तो इसके अंदर यही है सारा लिखा हुआ है। छोटा सा लेक्चर है आज का तो। सो 1864 के अंदर बिस्मार्क फॉर्म्ड एन अलायंस बिटवीन प्रुशिया एंड ऑस्ट्रिया। पहले तो अलायंस बनाया सर, क्यों? क्योंकि लड़ाई करनी है ना अभी एक तो। हाँ सर, किसके अगेंस्ट में? डेनमार्क के अगेंस्ट में। तो डेनमार्क के साथ में फिर लड़ाई करेगी। एंड क्विकली वॉन द टू बॉर्डर प्रोविंसेस ऑफ, एक तो आपके पास ये शेल्सविक एंड एक होस्टिन, ये दो बॉर्डर प्रोविंसेस जो है वो जीत ली उसने। दस इन्फ्यूजिंग नेशनल प्राइड अमंग प्रुशियंस।
The another section of Germany also gave support to unification of the Germany and for Prussia as head of the unified Germany. तो लोगों ने बोला कि चलो भैया ठीक है, हम तो जो है वो क्या करेंगे, प्रुशिया को जो है अपना हेड ऑफ द स्टेट जो है मान लेते हैं. After the 1864 victory, Prussia governed ये क्या नाम है Schleswig, while Austria controlled the Holstein. But Bismarck wanted to anyhow curtail Austria and will the Holstein. ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना चाहता है वो, दगाबाजी जो है वो ऑस्ट्रिया वालों के साथ जो है आपके पास यहाँ पे करना चाहता है. सो स्टार्ट अ बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट विद ऑस्ट्रिया, है ना, जबरदस्ती की लड़ाइयां करनी आपके पास उन्होंने स्टार्ट कर दी. द बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स लीड टू ऑस्ट्रिया टू डिक्लेयर वॉर ऑन प्रुशिया, प्रुशिया के ऊपर लड़ाई, क्योंकि प्रुशिया से ही होगा ना, प्रुशिया कंट्रोल चाहता है, तो प्रुशिया के साथ लड़ाइयां करनी स्टार्ट कर दी. विच लेड टू द 7 वीक्स वॉर, 7 वीक इन दोनों के बीच में जो लड़ाई आपके पास होती है उसको 7 वीक वॉर जो है वो आपके पास यहाँ पे जो वो कहता है ये सर. तो ये आपके पास यहाँ पे जो हो जाता है, फिर क्या होता है सर, गिव मी अ सेकंड. हाँ सर. सो द किंगडम ऑफ द इटली पार्टिसिपेटेड इन द वॉर, इटली आपके पास आ जाता है. हाँ हाँ सर मुझे पता है सर, उसने पर्शिया के साथ दोस्ती कर ली थी, एग्रीमेंट कर लिया था. यस सर. इट बिकेम ऑस्ट्रिया हेल्ड वेनेशिया एंड अदर स्मॉलर टेरिटरीज वांटेड टू इटली टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ द इटालियन यूनिफिकेशन. इन रिटर्न फॉर इटली एड अगेंस्ट ऑस्ट्रिया, बिस्मार्क अग्रीड टू नॉट टू मेक अ सेपरेट पीस until Italy had obtained Venetia. Yes, sir. Venice. The war resulted in a decisive victory of Prussian over Austria. The Austria lost Venetia to Italy and some other territories, including Holstein, were taken over by Prussia. In 1867, the remaining states of the north joined the north. ये जो साउथ के जो नॉर्थ थे उन्होंने ज्वाइन कर लिया नॉर्दर्न जर्मन कन्फेडरेशन को, which Prussian dominated completely. By this time, only a few states of the south were independent of the Germany. तो साउथ के अब कुछ स्टेट्स बचेंगे, उनको फिर वो फ्रांस वाली लड़ाई करा के उनको भी जो है वो कंट्रोल में आपके पास यहाँ पे ले लेता है. बड़ा दिमाग चलाता है ये. समझ में आ रही है ना क्या चीज हुई है आपके पास. देखो सिंपल है, सबसे पहले क्या है, प्रोशिया ऑस्ट्रिया की दोस्ती कराई, इन दोनों की हेल्प ली, इन दोनों की हेल्प लेकर डेनमार्क के अगेंस्ट में लड़ाई करी. डेनमार्क के अगेंस्ट में लड़ाई करके वहां से 2 प्रोविंसेस जीती. एक प्रोविंसेस को प्रोशिया को दे दिया, एक को ऑस्ट्रिया को बोला कि तुम कंट्रोल करो, पर उसको पूरा कंट्रोल लेने नहीं दिया, उसके साथ हमेशा छेड़खानियां करता रहा. और जब भी बात आई कि छेड़खानियां क्यों कर रहे हो, तो बोले सर प्रोशिया वाले कर रहे हैं हमको तो ये है. तो इससे ऑस्ट्रिया और प्रोशिया में लड़ाई होगी. ऑस्ट्रिया प्रुशिया में लड़ाई हुई, इधर से इटली का सपोर्ट मिल रहा है प्रुशिया को, और इधर से मिलकर के इन्होंने ऑस्ट्रिया को जो है आपके पास यहाँ पे हरा देते हैं और वो जगह वापस खुद के कंट्रोल में लेते हैं. और ऑस्ट्रिया को क्या और इटली को क्या मिल जाता है, वेनिस जो है आपके पास यहाँ पे मिल जाता है. क्लियर. यस. तो ये सिंपल सी बात जो है यहाँ पर आपके पास यहाँ पे चलती है. अब ये लास्ट स्लाइड है जो कि पढ़नी है आपके पास. ये हो गया ना, द किंगडम ऑफ इटली पार्टिसिपेटेड इन प्रुशिया. हाँ ये पढ़ लिया, अब बस ये है. उसके बाद क्या होगा, फ्रैंको प्रशियन वॉर्स आपके पास होंगे. दिस वॉज मैन्युफैक्चर्ड बाय ब्रिस्निक, मतलब ये भी इसी ने आग जलाई और कराया. द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटल ऑन दिस वॉर वॉज द बैटल ऑफ सुडान, इन विच देयर वाज अ क्विक प्रुशियन विक्ट्री एंड 80,000 men from the France, including the French Emperor Napoleon III himself, were taken as a prisoner. जो नेपोलियन थर्ड था उसको भी ना आपके पास यहाँ पे, ये प्लीज यहाँ पे ध्यान रखना, नेपोलियन थर्ड है, ये यहाँ पे लिखना था, थोड़ा सा इसकी बॉर्डरिंग जो है वो गलत हो गई. नेपोलियन थर्ड है, प्लीज ध्यान रखना ना. कैसा ये यहाँ पे लिखा हुआ है नेपोलियन थर्ड. Paris did not fall and resisted Prussians for 4 months, but finally hunger forced them to surrender. है ना, भूख की वजह से जो है इनको आपके पास क्या है, सरेंडर ही आपके पास कर लिया. दिस वॉज द फाइनल. ये याद आ रहा है ना वो कौन सी लड़ाई है ये, अपने वो मूवी आई थी ना, खली बली हो गया है दिल मेरा, खली बली हो गया है दिल मेरा, ये सर. तो उसमें क्या करते हैं वो जो राणा जी होते हैं, क्या नाम है उसका, क्या नाम है उस एक्टर का, राणा बनता है जो, शाहिद कपूर. तो शाहिद कपूर कहते हैं ना कि इनको तपती धूप में यही मरने दो, है ना, भूखे ही मर जाएंगे. तो बाद में अलाउद्दीन जो है वो ऐसे ही चला जाता है वो, वही वाली चीज होती है कि भैया इनको जो है भूख से ही मर जाएंगे ये लोग. तो ये चीज आपके पास यहाँ पे जो है वो होती है. तो यहाँ पे नेपोलियन को भी क्या है, वही चीज का जो है वो आपके पास सामना करना पड़ा. फ्रेंच एम्परर नेपोलियन को भी आपके पास कि सर भूख की वजह से, इन सब की वजह से, रिसोर्सेज ही नहीं रहे, इस वजह से जो है आपके पास हार जाते हैं. सो पेरिस डिड नॉट फॉल एंड रेजिस्टेड प्रुशियंस फॉर 4 months, बट फाइनली हंगर फोर्स देम टू सरेंडर. भूख की वजह से, क्योंकि रिसोर्सेज ही आपके पास यहाँ पे कम पड़ गए थे, तो इस वजह से जो है यहाँ पे पास क्या है, सरेंडर जो है वो कर देना पड़ता है. दिस वॉज द फाइनल फेज ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ द जर्मनी एंड दिस मार्क द कंप्लीशन ऑफ द जर्मनी यूनिफिकेशन. It would not be an exaggeration to say that after the battle, Europe has lost a mistress, that is France, and had gained a master, that is Germany. Yes, sir. अब कोई मुझे बताएगा कि अगर आपको ऐसा बोल दे कि यूरोप हैज लॉस्ट अ मिस्ट्रेस फ्रांस एंड हैड गेन्ड अ मास्टर जर्मनी, कमेंट. यस सर. हाउ, व्हाई.
ये करके आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। यस सर। सर इसका आंसर क्या होगा बेटा? वही तो तुम्हारा होमवर्क है। वही तो तुम्हारा होमवर्क है। यस सर, वही तो आपका होमवर्क है। सो दिस इज योर होमवर्क। लिख लिया सबने? चलो सर, इतना होता है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। इतना सा होता है यूनिफिकेशन ऑफ